नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। सर मेरे पास एनबीएफसी है, सर मेरे पास फाइनेंस कंपनी, सर मेरे पास रजिस्ट्रेशन भी है, मैं ऑनलाइन फाइनेंस का बिजनेस करना चाहता हूं। सर मुझे स्टेप्स बताइए कि मुझे करना क्या पड़ेगा। तो आज आपको 12 स्टेप्स बताने वाला हूं और ये 12 स्टेप्स आपको फॉलो करना है ताकि ऑनलाइन फाइनेंस बिजनेस आप कर सको एनबीएफसी में या किसी भी फाइनेंस कंपनी में। सबसे पहला है कस्टमर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होना चाहिए। तो ऑनलाइन अगर आपका वेबसाइट है या मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसमें आप जो भी कस्टमर हैं उनको कस्टमर को मोबाइल ऐप डाउनलोड कराना होगा या फिर वेबसाइट में ले जाकर उनको ये सिखाना पड़ेगा कि भाई आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है और ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर आपको सिखाना है तो जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति ही होना चाहिए, आपके वेबसाइट में या आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे एक ट्यूटोरियल वीडियो भी हो सकता है जिसमें इजीली कैसे करना है आप बता पाए और वो वहां से अप्लाई कर पाए। ये सुविधा आपको प्रदान करनी पड़ेगी। जब पहला स्टेप में कस्टमर रजिस्ट्रेशन हो गया, अब बारी आती है लोन एप्लीकेशन की। जब कस्टमर रजिस्टर्ड हो गया तो लोन एप्लीकेशन का ऑप्शन खुलना चाहिए और लोन एप्लीकेशन में भी जो जो इंफॉर्मेशन जरूरी है किसके लिए, जो फाइनेंस कंपनी है उसके लिए, एनबीएफसी के लिए, वो सारे कंपलसरी वाले फील्ड्स को फिलअप करना जरूरी होना चाहिए और जो ऑप्शनल है उसमें स्टार नहीं रहेगा, इसका मतलब नहीं भी फिलअप करेंगे तो चलेगा। और उसके साथ ही साथ जो जो डॉक्यूमेंट अटैच करने चाहिए वो डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए भी आपको जगह देना पड़ेगा, अटैचमेंट का ऑप्शन देना पड़ेगा ताकि वो सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर ले जो ऑनलाइन लोन प्रोसेसिंग करने के लिए आपको चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब सामने वाले ने डॉक्यूमेंट पूरे अटैच कर दिया, बैंक स्टेट अटैच कर दिया, पैन अटैच कर दिया, आधार अटैच कर दिए, ये सारी चीजें उसने अटैच कर दी और इसके अलावा जो जो इंफॉर्मेशन आपने मांगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स कनेक्टेड अटैच कर दिए। अब आपके पास में ऑनलाइन एपीआई के थ्रू या फिर ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू आपका कनेक्शन होना चाहिए ताकि पैन को भी वेरीफाई कर लिया जाए, आधार वेरीफाई कर लिया जाए कि वो सारे इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं। बैंक का चेकबुक की कॉपी भी अगर आपने रखी है, कैंसल्ड चेक रखा है तो वो बैंक का भी वेरिफिकेशन हो जाए कि हाँ भाई वो बैंक खाता ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और इसी व्यक्ति के नाम पे एग्जिस्ट करता है। ऐसे सारे चेकिंग्स हो जाने चाहिए। इसके अलावा अगर बैंक स्टेटमेंट उसने डाले हैं तो बैंक स्टेटमेंट का भी एनालिसिस हो जाना चाहिए कि सेम फिगर हर महीने कट रहा है अगर तो फिर वो इंस्टॉलमेंट हो सकता है। वो सारी चीजों को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। और एक चीज याद रखिएगा, जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें भी आपको बहुत सारे जरूरी फील्ड लिखने पड़ेंगे। क्या आपने लोन लिया है, क्या हर महीने आपको कोई इंस्टॉलमेंट या ब्याज देना पड़ता है, ऐसे सारे चीजें जो आप पूछने वाले वो सब चीज एप्लीकेशन में होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट से उसको क्रॉस वेरीफाई करके आप जानकारी के लिए प्रशस्त हो सकते हो कि हाँ भाई ये जो बोल रहा है डॉक्यूमेंट से मैच कर रहा है। चौथा पॉइंट है क्रेडिट असेसमेंट। इसका मतलब ये कि सामने वाले ने अभी तक कितना लोन लिया हुआ है, हमसे कितना लोन चाह रहा है, वो क्राइटेरिया को चेक कर लें और उसका जो इनकम है, इनकम के अगेंस्ट में ये हमारा पैसा चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, हमारा इंस्टॉलमेंट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इसका जो काम है उस लायक है कि नहीं है, ये सारा चीज का असेसमेंट करना चाहिए। ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट आए उसके बेसिस पे जो क्रेडिट असेसमेंट टीम है वो भी कर सकता है और इसमें से काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली मशीन से भी हो सकता है और कुछ चीजें इंचार्ज ऑफिसर भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि 100% उसको सिस्टम बेस्ड रखना है या फिर सिस्टम बेस्ड प्लस मैनुअल मिलाकर रखना है ताकि उसमें कुछ आपका भी इंटरवेंशन रहे। पांचवा पॉइंट है रिस्क असेसमेंट। अब क्राइटेरिया तो मीट हो गया कि हाँ भैया ये पैसे चुका सकता है, लेकिन रिस्क असेसमेंट ये कहता है कि भैया पहले इसका जो सिबिल था या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से हम लोगों ने जो रिपोर्ट निकाला उस रिपोर्ट के हिसाब से हमको पता चल गया कि भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि इससे पहले पॉइंट में जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं उस समय सिबिल रिपोर्ट भी निकाल लेते हैं या सीआईसी रिपोर्ट भी निकाल लेते हैं और उससे पता चल जाता है कि कितने बार डिफॉल्ट किया। तो क्योंकि इससे पहले वाले पॉइंट में जो क्रेडिट असेसमेंट करते हैं उसी समय हम लोग को सिबिल का रिपोर्ट भी निकालना पड़ता है और असेसमेंट भी करना पड़ता है, तब जाकर हमको रिस्क पता चलता है। तो रिस्क असेसमेंट वाले पॉइंट में हमको ये चेक करना पड़ेगा कि भैया इसको लोन तो दे रहे हैं, कमा तो रहा है, लेकिन ये चुकाने का इरादा रखता है कि नहीं रखता, पहले जो उसके पास हिस्ट्री है उसके हिसाब से ये दूसरों को बराबर चुकाया कि नहीं चुकाया, और एक आध बार अगर फेलियर हुआ है तो फेलियर का रीजन भी सामने वाले से समझ के आपको कन्विंसिंग लग रहा है क्या। तो रिस्क असेसमेंट करना बहुत जरूरी है और रिस्क असेसमेंट के बेसिस पे ही बहुत सारे चीजों का निर्धारण होता है। लोन पूरा देना है कि नहीं देना है, कितना देना है, रिस्क फ्री रहेगा, कितना ब्याज लेना चाहिए, ब्याज ज्यादा लेना चाहिए कि कम लेना चाहिए, ये सारी चीजें रिस्क असेसमेंट में तय की जाती है। जब क्रेडिट असेसमेंट हो गया, रिस्क असेसमेंट हो गया, उस समय लोन अप्रूवल का प्रोसेस करना पड़ेगा। लोन अप्रूवल भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन लोन अप्रूवल करने के लिए आप 1 या 2 लेवल ऑफ ऑफिसर्स रख सकते हो जो कि ऑनलाइन चेक करेंगे और सिस्टम से भले उनको सारा डेटा मिले लेकिन उनको भी एक बार चेक करके वेरीफाई करके ओके करना पड़ेगा। उसके बाद में दूसरा ऑफिसर उसको फाइनल वेरिफिकेशन करके लोन अप्रूवल का प्रोसेस या बटन दबा सकता है, कंप्लीट कर सकता है। अब लोन अप्रूवल हो गया तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल मंगवा सकते हो, ओरिजिनल का स्कैन मंगा सकते हो और जो जो आपको एश्योरेंस चाहिए, ओरिजिनल सिग्नेचर के साथ में कोई डॉक्यूमेंट चाहिए
या फिर उसको स्कैन में मेल करके देना है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो डिसबर्समेंट के प्रोसेस में। तो अगला प्रोसेस क्या है, डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट में आपको चेक लेने की जरूरत पड़े या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लेना पड़े कि भैया इनके बैंक से डायरेक्ट पैसा कट के हमारे पास आ जाए, उसके लिए भी जो ऑनलाइन अप्रूवल्स की जरूरत रहती है, और सामने वाला अगर एग्री करेगा तो उनके बैंक से जो कनेक्ट हो जाना चाहिए वो कनेक्शन डिसबर्समेंट के प्रोसेस के दौरान हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं, उससे पहले हो जाना चाहिए, ताकि बाकी सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, प्रोसेसिंग फीस भी आप ले चुके हो, तब जाकर उसका लोन का डिसबर्समेंट कंप्लीट होगा। अब लोन का डिसबर्समेंट हो गया सर, उसके बाद में रीपेमेंट लेना पड़ेगा। रीपेमेंट कैसे लेंगे? रीपेमेंट लेने के लिए आपको जितने ऑप्शन हो सकते हैं वो सारे ऑप्शन देने पड़ेंगे। यूपीआई देना है, यूपीआई दीजिए, क्यूआर कोड देना है, क्यूआर कोड दीजिए, आपको एनईएफटी का फैसिलिटी देना है सामने वाले को कि भैया इस खाते में एनईएफटी करने का ऑप्शन है, वो दीजिए। उसके बाद में डायरेक्ट उनके अकाउंट से कट के हमारे पास आ जाए, जैसे नाच के थ्रू हो वैसा भी आप कर सकते हो, और गेटवे के थ्रू भी सामने वाले को पेमेंट करने का ऑप्शन रखवा सकते हो। इसके अलावा रेजर पे जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके थ्रू भी आप पेमेंट ले सकते हो। पेमेंट के सारे ऑप्शन उनको प्रोवाइड करिए ताकि ऑनलाइन हम लोगों को वसूली करने में कोई भी असुविधा ना हो, सामने वाले को पेमेंट करने में कोई असुविधा बिल्कुल भी ना हो। 9th पॉइंट है कलेक्शन मैनेजमेंट। इसका मतलब ये कि लोन जिसके जिसके आते जा रहे हैं वो ठीक है, उनको वापस से लोन देना है कि नहीं ये चेक कर लीजिए, लेकिन जिसके लोन नहीं आ रहे हैं तो उसको फॉलोअप का सिस्टम भी तैयार करना है कलेक्शन करने के लिए, और जो जो फॉलोअप करने की जरूरत पड़े, जो जो इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत पड़े, जो मैसेज देने की जरूरत पड़े, जो नोटिफिकेशन देने की जरूरत पड़े, वो सारे चीजों को मैनेज करना जरूरी है। और इसके लिए भी अगर आपको जरूरत पड़े तो हफ्ते में मुलाकात करिए, इसका एक प्रोसेस बनाइए, सिस्टम बनाइए, ताकि कलेक्शन स्मूथली चलता रहे। और कहीं पर कोई भी डिफॉल्ट हो रहा है या होने की संभावना है जिसको आपको एविडेंटली पता चल जाता है, तो आप उस पर क्या एक्शन ले सकते हो, ये भी कलेक्शन मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। 10वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कस्टमर सपोर्ट। इसमें लोन की इंक्वायरी से लेकर कस्टमर को कॉल करना ताकि उनको बताया जा सके लोन के बारे में। इसके अलावा उनकी कुछ क्वेरीज हैं तो क्वेरी सॉल्व करना भी इसमें आता है। उसके साथ साथ अगर हमने डिसबर्समेंट किया तो डिसबर्समेंट की जानकारी भी और कंफर्मेशन के लिए भी हो सकता है। इसके साथ और उनसे पैसा वसूल करने के लिए भी कस्टमर को कॉलिंग किया जा सकता है कस्टमर सपोर्ट के द्वारा। 11वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेटा सिक्योरिटी। आपके जो सॉफ्टवेयर हैं उस सॉफ्टवेयर में अगर कुछ भी गड़बड़ी हो गई, किसी का लोन अगर सिस्टम से हट गया, आप वसूल नहीं कर पाओगे। इसका मतलब डेटा का सिक्योरिटी भी होना बहुत जरूरी है, उसका बैकअप होना जरूरी है। हर दिन का जो पेबल का लिस्ट है वो लिस्ट का सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास होना चाहिए, और कुछ एक्सेप्शनल रिपोर्ट की प्रिंट आउट भी आप रखिए, ताकि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि बाढ़ आ जाए, पूरा सिस्टम खराब हो जाए, तब भी आपके पास कोई उपाय रहना चाहिए। जो भी बैकअप है वो मेल पे रहना चाहिए। हर दिन जो नेसेसरी ग्राहकों के इंफॉर्मेशन है उसका समरी आपके पास में आपके स्पेशल किसी मेल आईडी पे ऑलरेडी जैसे एंड ऑफ द डे का बटन दबाए वहां पर पहुंच जाना चाहिए, या बिना बटन दबाए भी शाम को पहुंच जाना चाहिए। ये तैयारी जरूर रखिएगा। डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज पूरे पैसे केवल डिजिटली डूब जाएंगे। कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप फाइनेंस का बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, तो कंप्लायंसेस में बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, ड्यू डिलिजेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। हमने कोई प्रोसेस में कोई गड़बड़ी नहीं की, इस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लीगल सिस्टम ऐसा हो गया, आपको पता है कि कहीं पर कोई कंप्लेंट कर दे तो बहुत लंबा चलता है, कहीं पर कोई पैसे डूब रहे हो तो फिर उससे वसूल करना बहुत दिक्कत हो जाए। अगर हम लोग बहुत अच्छे सिस्टम से कंप्लायंस से काम करते हैं, हर चीज का प्रूफ रखते हैं, तो कभी भी अगर कोई कुछ बोले साहब मैंने ऐसा नहीं बोला, तो हम उनको बता सकते हैं आपका रिकॉर्डिंग हमारे पास है, सर मैंने ये साइन नहीं किया, तो बोले सर आपका सिग्नेचर हमारे पास है, सर मैंने फलाना नहीं किया तो उसका प्रूफ हमारे पास है। ये सारे कंप्लायंसेस न सिर्फ इनकम टैक्स, न सिर्फ कंपनी, बल्कि कस्टमर से कनेक्टेड भी डॉक्यूमेंट के पूरे तरीके से रिकॉर्डेड आपके पास में चीजें होनी चाहिए, और उसको प्रॉपरली और सेफली रखना आपकी जिम्मेदारी। अब कुछ एडिशनल चीजें बताता हूँ। फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर को कोई परेशानी वो किसी को नहीं बता पा रहे तो डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर परेशानी और किसी को बता पा रहे, ऐसा कोई रास्ता हमने खुला छोड़ा है, तो फिर वो हमसे कनेक्टेड रह पाएगा, और कनेक्टेड अगर रह पाएगा तो फिर हमारे साथ वो आगे भी जाएगा, हमारे पेमेंट भी करेगा, फ्यूचर में भी हमसे वो लोन लेते जा सकता है, और इस तरीके से हमारा संबंध अच्छा बने रह सकता है। फीडबैक सिस्टम हम लोग को जिताता है, सामने वाला कनेक्ट हो जाता है। हमको अगर पूरा बात सुनने का दम है तो फिर उसके बाद उसको लगेगा कि भाई मेरी बात सुनी गई, उसके बाद आप क्या एक्शन ले रहे हो वो भी अगर उसको पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो उसको बता सकते हो कि अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, फ्यूचर में क्या क्या चीजें पॉसिबल है उस पर हम लोग जरूर देखेंगे। आपके फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई ग्रीवेंसेस है तो ग्रीवेंसेस का सिस्टम होना चाहिए कि अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को वो कहीं पर जाकर पहले कंपनी में डाले, और कंपनी में अगर वो ग्रीवेंसेस आया वो ग्रीवेंसेस को तुरंत सॉल्व करो, या फिर उसको एड्रेस करना जरूरी। एड्रेस मतलब उसके बारे में डिस्कशन करना और उस पर प्रोसीड करना जरूरी, कुछ ना कुछ रिप्लाई देना जरूरी, क्योंकि अगर कोई गलत हरकत सामने वाले कस्टमर ने जाकर कर दिया, पुलिस में कंप्लेंट कर दिया, किसी भी तरीके का कोई एक्शन लिया,
तो वो एक्शन के जिम्मेदार आप रहोगे, क्योंकि उसने आपके पास कंप्लेन तो किया था लेकिन आपने कुछ प्रोसेस नहीं किया। तो अपने तरफ से कोई गलती मत छोड़िएगा। और ये ऑनलाइन फाइनेंस बिजनेस अच्छा है कि बुरा है, ये आप अगर जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। इसके बारे में एक जबरदस्त वीडियो आपको बनाकर देने वाला हूं। और एक चीज बता दूं, 17 मार्च को हमारा बनारस में प्रोग्राम है। आप वहां पे सेल्स सीख सकते हो, कस्टमर हैंडलिंग सीख सकते हो, उसके बाद में डिसबर्समेंट कैसे करते हैं और पैसे वसूल कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम सिखाने वाले हैं। पूरे एक दिन का जबरदस्त प्रोग्राम रहने वाला है और आप रजिस्टर करते हैं अभी जल्दी से जल्दी इसी महीने, तो फिर आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करेगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। थोड़े से कम कमेंट आ रहे हैं, आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत शक्ति मिलती है। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।